सारण गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं सुलेमान सर। आज का टॉपिक जो है वह आप लोगों का वह है बच्चों फूड चेन के बारे में, जिसको आहार श्रृंखला बोलते हैं। दूसरा बच्चों है फूड वेब। इसके बाद बच्चों तीसरा हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिक लेवल के बारे में। इसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसके अंदर हम लोग बायोमैग्निफिकेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बच्चों ओजोन लेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे, जो कचरा प्रबंधन होता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें टॉपिक है जो मैं कोशिश करूंगा कि आधी इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूं। ओके, तो इससे पहले कि बच्चों हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये शायद आप लोग याद होगा, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। चलिए, ये आप लोग पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे, ये तो आहार श्रृंखला के बारे में, फूड चेन के बारे में क्या है। जस्ट हम लोग अभी फूड चेन बनाएंगे। इसके बाद किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफरिंग बच्चों होता है एक से दूसरे लेवल में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फूड वेब के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे कि फूड वेब में क्या होता है, कि एक नेटवर्क लाइक किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफरिंग होता है बच्चों अलग अलग जगहों पे। ठीक है, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि बच्चों हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें फूड चेन फूड वेब, उससे पहले थोड़ा सा बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल्स के बारे में। वह है आप लोगों का प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, वैसे तो आप लोग पता है क्या है, ये मैं पूछूंगा कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स क्या है, तो आप लोग डेफिनेटली बोलेंगे सर आप तो पिछली वीडियो में बताए थे कि ये दोनों बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, कि हमारे इकोसिस्टम का जो बायोटिक कंपोनेंट्स होता है उसके अंदर आता है सर ये तीनों, चाहे वो उत्पादक हो या अपघटक हो या फिर बच्चों उपभोक्ता हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस इस तरीके से कुछ करते हैं। यूं कौन कौन सा था बच्चों पता है आप लोगों को? अगर हम लोग बात करेंगे कि इकोसिस्टम के हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे ना, कौन कौन से कंपोनेंट्स था, तो जल्दी से आप लोग इसको रिकैप कर लीजिए। प्रोड्यूसर्स था, इसके बाद बच्चों कंज्यूमर था, इसके बाद क्या था तो डिकम्पोजर था। आप लोग कहेंगे कि सर ये तो ऑलरेडी आप पढ़ा चुके हैं। डेफिनेटली मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज थोड़ा सा और डीपली मैं इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, सबकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इकोसिस्टम में, चाहे कोई भी फूड चेन हो बच्चों, किसी भी इकोसिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये भी शायद आप लोगों को याद होगा, मैं बताया था कंज्यूमर की संख्या बच्चों अलग अलग होता है। एक में होता है कि प्राइमरी कंज्यूमर में बताया था आप लोगों को, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे द्वितीय उपभोक्ता के बारे में, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बारे में। इसके बाद हम लोग बात किए थे टर्शियरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर जिसको हम लोग तृतीय उपभोक्ता बोलते हैं। और जरूरत के हिसाब से बच्चों हो सकता है कहीं कहीं पे क्वार्टरनरी भी बच्चों फोर्थ भी आता है, लेकिन फोर्थ छोड़िए हटाइए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वार्टरनरी भी होता है, अभी हम लोग फिलहाल इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब सवाल ये है कि प्रोड्यूसर्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रोड्यूसर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है ये प्रोड्यूसर्स। तो जाहिर सी बात है बच्चों, प्रोड्यूसर्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये बात करेंगे कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो मात्र सिर्फ इसी के अंदर बच्चों सोलर एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी होती है। One and only the producers has ability to, because of the presence of the chlorophyll, क्योंकि इसके अंदर बच्चों क्या होता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है, और उसकी वजह से उसको एबिलिटी है कि सूर्य की रोशनी को ट्रैप करके बच्चों वो केमिकल एनर्जी में बच्चों क्या बदलता है, पोटेंशियल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, जिसका यूटिलाइज उस ऊर्जा का जो स्थानांतरण जो होता है बच्चों दूसरे ट्रॉपिक लेवल में होता है। एक तो पहली बात हम लोग ये बात करेंगे कि इस प्रोड्यूसर्स के अंदर क्या बात करेंगे, पहली बात कि प्रोड्यूसर्स के अंदर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बच्चों परिवर्तित करने का इसके अंदर एबिलिटी होता है बच्चों, क्षमता होता है। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि जब प्रोड्यूसर्स जब प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया करता है तो उस दौरान मैं बताया था आप लोगों को रिएक्शन के माध्यम से ऑक्सीजन रिलीज होता है बच्चों, और वह जो ऑक्सीजन होता है इस दुनिया में जितने भी तरह के लिविंग फॉर्म्स हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बच्चों ऑक्सीजन का कंजप्शन जो होता है, ऑक्सीजन का जो यूज करता है अपने रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन क्रिया के लिए बच्चों, यही प्रोड्यूसर से वो ऑक्सीजन मिलता है। ये बात भी बच्चों आप लोग समझ गए। तीसरी बात बच्चों हम लोग बात करेंगे कि मिट्टी के अंदर जो रॉ मटेरियल्स होता है ना, वाटर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो सारे मिनरल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो प्रमुख जो तत्व होता है बच्चों, वो सारे तत्व का जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो अवशोषण होता है बच्चों, वह इसी प्रोड्यूसर्स की वजह से होता है।
ठीक है, तो क्या समझे, पहली बात सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी। दूसरी बात जो ऑक्सीजन को जो रिलीज करता है बच्चों, उस ऑक्सीजन का सब लोग कंज्यूम करते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका इस्तेमाल करता है अपने श्वसन तंत्र के लिए। तीसरी बात बच्चों हम लोग बात करेंगे कि मिट्टी के अंदर जो भी बच्चों प्रमुख जो तत्व होते हैं वो सारे तत्वों को यही प्लांट के द्वारा, पौधों के द्वारा बच्चों, प्रोड्यूसर्स के द्वारा उसको अवशोषित किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस बना के रखने की जो बात है बच्चों, वो भी प्रोड्यूसर्स का ही है, जाहिर सी बात है। आप सभी लोगों को मालूम है कि ऑक्सीजन को तो बच्चों रिलीज करता है, ठीक है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारे एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो भी तो लेता है, एब्जॉर्ब करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है किस लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए। तो देखिए तो क्या बैलेंस नहीं हुआ, ऑक्सीजन को दे रहा है, CO2 को ले रहा है। तो इस तरीके से आदान प्रदान जो बच्चों होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, पौधे, ग्रीन प्लांट्स मतलब प्रोड्यूसर्स पौधे और हमारे एटमॉस्फेयर के बीच में, एयर के बीच में, ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही ना वजह है कि अगर पौधों की संख्या अगर घट जाएगी तो जाहिर सी बात है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन हमारे में एयर में बढ़ जाएगा, और ऐसा देखने को मिला भी है। पहले से अभी के डेट में अगर देखिए तो करंट में बच्चों CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.04% हो गया है, और ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहा है। खैर इस पे मैं डिस्कस कर लूंगा आगे चल के। तो ये बातें हो गई। तो ये सारी बातें हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, प्रोड्यूसर्स के बारे में। हो गया, 4 पॉइंट सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। दूसरा बच्चों हम लोग बात करें कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है भाई, तो पता है जो प्रोड्यूसर्स एनर्जी बनाता है उस एनर्जी का कंजप्शन बच्चों किसके द्वारा होता है, तो कंज्यूमर के द्वारा होता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर कंज्यूमर में नीचे में लिखे हुए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो जाहिर सी बात है बच्चों सबसे पहला जो एनर्जी का जो स्थानांतरण होता है वह होता है प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राइमरी कंज्यूमर्स में। कैसे, तो चलिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे मैं एक फूड चेन बना रहा हूं। जैसे पता है ना आप लोगों को कि ग्रास होता है, ठीक है, इस ग्रास को कौन खाता है, तो आप लोग कहेंगे ग्रास हॉपर खाएगा। ओके, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, तो मेढक खाएगा, फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा, तो स्नेक बच्चों सांप खाएगा, और इसको कौन खाएगा, तो ईगल खाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग बताइए प्रोड्यूसर्स कौन हुआ, तो जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर्स ये हुआ, ग्रास हुआ। अब ये सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया तो इसमें से ऊर्जा कहां जाएगा, तो जाहिर सी बात है ऊर्जा इसमें से ट्रांसफर होगा किसमें, तो इसमें से बच्चों ऊर्जा ट्रांसफर हो गया इसमें। फिर बच्चों इसमें से जो ऊर्जा इसमें गया उसका 10%, जितना इसमें गया उसका 10% बच्चों ऊर्जा ट्रांसफर इसमें हुआ, उसमें जो गया उसका 10% बच्चों इसमें हुआ, लास्ट में बच्चों गया इसमें। तो हर एक जगह देखिए तो इसको बोलेंगे फर्स्ट टॉपिक लेवल, ये फर्स्ट टॉपिक लेवल इसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, और ये क्वार्टनरी कंज्यूमर्स हो गया बच्चों। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कंज्यूमर बच्चों होता है, एनर्जी का कंजप्शन करता है ये। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, अभी तो जस्ट हम लोग फूड चेन के बारे में हम लोग बात करेंगे अलग अलग। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, इसके बाद आप लोग पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में, वहां में फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा सब टॉपिक लेवल के बारे में जब मैं बताऊंगा। तो अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये डीकंपोजर्स क्या है, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। डीकंपोज का मतलब क्या होता है, सड़ाने गलाने वाला, डीकंपोज करने वाला, इनफैक्ट ये भी जरूरी है। अब होता क्या है डीकंपोजर्स, तो पता है ना आप लोगों को डीकंपोजर्स का, हम लोग बैक्टीरिया को ले लेंगे, हम लोग फंगस को ले लेंगे। ठीक है, ये करता क्या है बैक्टीरिया, फंगस वगैरह। तो बच्चों कोई भी, चाहे कोई एनिमल्स मर गया, सपोज कीजिए कोई प्लांट्स का पार्ट है, चाहे वो लीफ हो, फ्लावर हो, फ्रूट्स हो, सीड्स हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, मिट्टी के अंदर अगर चला गया तो जाहिर सी बात है बच्चों उसको क्या करेगा, डीकंपोजर उसको डीकंपोज करके खाद बीज बना देगा। इसके बाद बच्चों क्या होगा, प्लांट्स उसको वाटर के साथ मिलकर एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसका हेल्प करेगा। तो डीकंपोजर्स भी मैं बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है हमारे इकोसिस्टम का, बायोटिक कंपोनेंट्स का। अब दूसरी बात डीकंपोजर्स का और भी अगर हम लोग बात करें तो जाहिर सी बात है बच्चों, मैं बताया था हमारे इन्वायरमेंट्स को, हमारे क्लाइमेट्स को स्वच्छ बना के, साफ सुथरा बना के रखता है वो, तो ये भी जरूरी है। अगर सोचो ना, अगर डिकम्पोज नहीं करेगा मिट्टी के अंदर तो क्या प्लांट्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए जो मिनरल्स वगैरह चाहिए वो क्या डायरेक्ट वो मिनरल्स मिट्टी के अंदर है क्या, तो बिल्कुल नहीं है।
वो कैसे बनता है? तो डिकम्पोजर्स सड़े हुए जो भी एनिमल्स हो या प्लांट्स का जो पार्ट्स होता है उसको डिकम्पोज करके सड़ा गला के इसके बाद बच्चों मिनरल्स में उसको कन्वर्ट करता है। वो जो आप लोगों ने 9th में मैं बताया था ना, बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ठीक है, ये सारे चीजें हैं। तो इसका भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिकम्पोजर्स का भी, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वह है बच्चों फूड चेन। क्या टॉपिक है? फूड चेन के बारे में। क्या है ये फूड चेन? आहार श्रृंखला क्या होता है? आहार श्रृंखला, नाम देखो क्या है, आहार मतलब भोजन और श्रृंखला का मतलब क्रमबद्ध। तो सिंपल हम लोग क्या कहेंगे आहार श्रृंखला के बारे में? तो कहता है कि जीवों का एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीवों में बच्चों एक दिशीय होता है, मतलब यूनिडायरेक्शन। याद रखना यहाँ पे यूनिडायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, एक डायरेक्शन में। मल्टी डायरेक्शन में कि इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, नहीं, तो फूड वेब हो जाएगा बच्चों, वो आहार जाल हो जाएगा वो, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे आहार श्रृंखला के बारे में, फूड चेन के बारे में। तो बस सिंपल, बहुत आसान भाषा में समझिए कि जीवों का एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में एक दिशीय होता है, मतलब यूनिडायरेक्शन होता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम लोग बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल। कैसा होता है बच्चों? यूनिडायरेक्शन, एक दिशीय। अब इसका चलिए ना, मैं एक एग्जांपल यहां पे मैं ले ही लेता हूं, चलो देखो। तो पता है तुम लोगों को ग्रास, नहीं इससे भी छोटा लेते हैं, चलिए। हाँ, ग्रास भी हम लोग ले सकते हैं। ग्रास को कौन खाएगा? तो आप लोग कहेंगे कि सर हिरन खाएगा, डियर। डियर को कौन खाएगा? तो आप लोग कहेंगे टाइगर खाएगा। हो गया ना फूड चेन, हो गया एक फूड चेन। आप लोग ग्रास की जगह या तो आप लोग यहाँ पे प्लांट भी ले सकते हैं, पौधा भी ले सकते हैं बच्चों। इस पौधे की पत्ती को कौन खाएगा? तो हिरन खाएगा। हिरन को कौन खाएगा? तो टाइगर खाएगा। तो इस तरीके से बच्चों एनर्जी इसमें से इसमें गया, फिर इसमें से बच्चों इसमें गया। तो एक क्या हो गया? ये आहार श्रृंखला हो गया। आहार क्रमबद्ध बच्चों, एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ऊर्जा का ट्रांसफरिंग 10% इसमें से इसमें गया, इसका 10% इसमें से उसमें गया। अगर और भी बच्चों एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं आप, तो चलिए मैं इसको यहां पे मैं ले लेता हूं, पॉन्ड इकोसिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। चलो दूसरा पेज ले लो, कंजूसी क्या करना है। जैसे में एक बात बताइए, हम लोग ले लेंगे बच्चों अलगी, शैवाल। शैवाल को कौन खाएगा भाई? तो उसको हम लोग बोलेंगे जूप्लांक्टन। जूप्लांक्टन, या उसी को हम लोग कह सकते हैं बच्चों माइक्रो एनिमल। छोटे छोटे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं बच्चों, इसको कौन खाएगा? तो स्मॉल फिश खाएगा। कौन खाएगा? छोटी मछली। छोटी मछली को कौन खाएगा? तो बच्चों लार्ज फिश खाएगा, बड़ी मछली। इसके आगे भी आप लोग जा सकते हैं। आप लोग क्या लिखेंगे? बर्ड्स लिख देंगे। बहुत सारे बर्ड्स होते हैं ना, फिश ईटर, जो मछलियां खाते हैं बच्चों। और भी अदर एनिमल्स ले लीजिए आप, शार्क, ब्लू वेल्स वगैरह ले लीजिए, वो भी तो बड़ी बड़ी मछलियों खा जाता है, वेल्स, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग बर्ड्स भी ले सकते हैं या अदर एनिमल्स भी ले सकते हैं बच्चों। अदर एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर रहता हो, या पानी से बाहर भी, जिसमें फिश ईटर जो बर्ड्स होता है, चिड़िया होता है, बड़े बड़े मछलियों का ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। तो ये भी एक क्या हो गया बच्चों? तो जाहिर सी बात है ये भी एक आहार श्रृंखला कहेगा, फूड चेन कहेगा। तो कौन सा फूड चेन है? तो आप लोग कहेंगे कि सर इसका नाम हम लोग रखेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम। कौन सा? पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड ही नहीं, हम लोग चाहे तो इसको हम लोग रिवर इकोसिस्टम भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो आता है ना, जो मैं बताया था। तो अब क्या समझे आप लोग? छोटी छोटी जो अलगी होता है बच्चों, अलगी के अंदर प्रकाश संश्लेषण करने की एबिलिटी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण ये करेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर्स हो गया। चलिए भाई, तो प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ जा रहा है? तो आप लोग कहेंगे कि इसमें से 10% एनर्जी ट्रांसफर हुआ इसमें, इसका 10% एनर्जी ट्रांसफर हुआ इसमें, इससे 10% एनर्जी ट्रांसफर हुआ इसमें। कितना परसेंट एनर्जी का ट्रांसफरिंग? तो आप लोग कहेंगे ना कि सर 10% होता है। कितना होता है?
10%, इसमें से इसमें कितना गया तो 10%, इसमें से इसमें कितना गया 10%, आगे अगर जाइएगा तो उसमें भी 10% का ट्रांसफरिंग होगा। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, फूड चैन हो गया, एक आहार श्रृंखला हो गया। लेकिन कौन सा आहार श्रृंखला, कौन सा इकोसिस्टम, तो हम लोग बोलेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम। तो ये हो गया बच्चों फूड चैन का, आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं डिफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे फूड चैन के बाद हम लोग बात करेंगे फूड वेब के बारे में। फूड वेब क्या है, आहार जाल, देखिए बड़े मजेदार है। चलिए ये भी आप लोग समझ गए, कहां चला गया फूड चैन, यस दिस वन फूड वेब। क्या है ये आहार जाल, देखिए इसमें एक डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा बच्चों, मल्टी डायरेक्शन, इधर भी जा रहा है ऊर्जा, इधर भी जा रहा है, कोई और भी कहीं और भी जा रहा है, इधर उधर, ठीक है। कैसे, मैं एक फिगर बना दूंगा, कोई बात नहीं है। तो कहता है जब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, किसी भी इकोसिस्टम में एक से अधिक खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़कर एक जटिल जाल सा संरचना बच्चों बना देती हो, उसी को हम लोग फूड वेब बोलते हैं। तो क्या कहता है, जब किसी भी इकोसिस्टम में, मतलब पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में एक से अधिक खाद्य श्रृंखला, एक फूड चैन नहीं हो, एक से ज्यादा फूड चैन का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, और वो सारे जो एक से ज्यादा जो फूड चैन है, जो आहार श्रृंखला है, वो आपस में क्रमबद्ध जुड़े हुए हो, तो उस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा, तो आहार जाल कहलाएगा। अब कहिएगा कि सर एक फिगर से समझा दीजिए तब हम लोग थोड़ा सा अच्छा से समझ में आएगा। चलिए कोई बात नहीं है, आप ही लोगों के लिए तो मैं हूं। चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बच्चों, और वह होगा, पता है सबसे नीचे हम लोग लेंगे ग्रास या प्लांट। क्या लेंगे, या तो ग्रास ले लीजिए या बच्चों पौधा ले लीजिए, कोई भी पौधा। अच्छा एक बात बताइए, इस पौधा को, इस ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है ना, टिड्डा ग्रास हॉपर खाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इस ग्रास हॉपर को रैबिट भी खाता है ना, खरगोश, बिल्कुल खाता है। अच्छा इस ग्रास को या प्लांट को, इस पौधा में से जब अनाज निकलता है तो चूहा भी खाता है ना, बिल्कुल खाता है। अच्छा इस घास को हम लोग ये क्या बोलते हैं, गोट, बकरी हम लोग ले लेंगे, बकरी खाती है ना, पौधे को पत्ती खाती है, ग्रास को, ठीक है। अब ये ग्रास हॉपर को पता है कि ग्रास हॉपर को कौन खाता है, तो आप लोग कहेंगे कि फ्रॉग खाता है, ठीक है। इस रैबिट के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो इस रैबिट को बच्चों क्या होता है, हॉक या ईगल जो होता है ना वो खाता है। दूसरी बात जो हॉक है ये डायरेक्ट बच्चों फ्रॉग को भी खाता है, जो हॉक है वो रैट को भी खाता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद और भी ले लीजिए, अगर मान लीजिए ये जो रैट है, ये रैट को बच्चों क्या खाता है, देखिए तो स्नेक खाता है, सांप खाता है ना। अच्छा ये हॉक जो होता है वो स्नेक को नहीं खाता है क्या, तो मल्टी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। अच्छा इसके बाद मान लीजिए और भी, इसको आप गोट है तो गोट को बच्चों कौन खाएगा, तो इसको ले लीजिए जैकल जो होता है ना, जैकल सियार, या बच्चों जंगली जानवर, जंगली जो कुत्ता होता है ना वो भी खाता है। अच्छा इसको कौन खाएगा, तो इसको बच्चों जाहिर सी बात है लायन खा जाता है। तो और भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं तरह तरह का, सब अलग अलग तरह का फूड चैन के अंदर। तो ये जो डिफरेंट जो फूड चैन है बच्चों, और सब देख रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है, तो दैट इज कॉल्ड द फूड वेब। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आहार जाल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो बातें हो गई फूड वेब के बारे में। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि फूड चैन और फूड वेब के बारे में समझ गए होंगे। तो सिंपल बच्चों क्या करना है, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे दिस वन। तो बस फूड चैन का डिफिनेशन लेके लिखना है, फूड वेब का वो लिखना है। एक और बात आप लोग लिखेंगे कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है बच्चों, फूड चैन के अंदर यूनि डायरेक्शंस में, एक डायरेक्शंस में होता है। फूड वेब के बारे में जो आप लोग बात करेंगे तो फूड वेब में एक डायरेक्शंस में नहीं बच्चों, मल्टी डायरेक्शंस में होता है, ठीक है। एक और बात बच्चों, फूड चैन के अंदर एक सिलेक्टेड, एक पार्टिकुलर स्पेसिस का, प्रजाति का, जीवों का बच्चों उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन आहार जाल के अंदर बच्चों एक नहीं, कई सारे डिफरेंट बच्चों एनिमल्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा आहार जाल बनाने के लिए वो, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों फूड ट्रॉफिक लेवल के बारे में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक एक है आप लोगों का।
दिस वन। तो फूड चेन और फूड वेब तो आप लोग समझ गए। तो अब क्या है कि ट्रॉपिक लेवल पोषी स्तर जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, तो वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल। ये जो ट्रॉपिक लेवल है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पोषी स्तर। क्या है ये पोषी स्तर? मतलब आप लोग लग रहा है कि सर नया चीज बताने जा रहे हैं आप, लेकिन बड़ा ही आसान है बच्चों, बहुत ही सिंपल है वो। ये क्या है? जहां पे ट्रॉपिक लेवल के बारे में बात करेंगे वहां पे फूड चेन के बारे में बात करेंगे। क्या है थोड़ा सा देख लो। यहां पे सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे, अगर मैं पूछूंगा कि एक हम लोग क्या बोलते फॉरेस्ट इकोसिस्टम का आप फूड चेन बनाइए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का फूड चेन, तो आप लोग कहेंगे कि सर हाँ बिल्कुल बना देते हैं कि सर सबसे नीचे होगा पौधा। क्यों ऐसा चल रहा है, क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे कि सर सबसे पहले होगा, चलिए हिंदी में मैं लिख देता हूं, पौधा हो जाएगा। पौधा को कौन खाएगा? तो हिरन खाएगा। हिरन को कौन खाएगा? तो आप लोग कहेंगे कि सर शेर खाएगा। चलिए ओके, पता है 1 2 3 तीन टॉपिक लेवल हुआ। इसके लिए हम लोग जो पोषी स्तर बनाएंगे वह पोषी स्तर कुछ इस तरीका से होगा। वो कैसे? जैसे में देखिए आपके किताबों में हो सकता है वह इस तरीका से भी दे सकता है, दिस वन 1 1 2 3 फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकेंड टॉपिक लेवल, थर्ड टॉपिक लेवल। लेकिन कोई जरूरी नहीं है बच्चों, इसको हम लोग चाहें तो टॉपिक लेवल हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकेंड द्वितीय पोषी स्तर हो गया, या तृतीय हो गया। तो अब सवाल यह है कि इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों बनाता है कि नीचे में चौड़ा ब्रॉड रखता है और ऊपर में बच्चों कम कर देता है? तो दो मीनिंग है यहाँ पे। उस में इन्वॉल्व जो भी जो अलग अलग जो एनिमल्स हैं या प्रोड्यूसर्स हो गया, कंज्यूमर्स हो गया, सबका पॉपुलेशंस बच्चों यहाँ पे इंडिकेट करता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका होना चाहिए? तो इसका पौधा का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए। उससे कम पॉपुलेशन किसका होना चाहिए? तो हिरन का होना चाहिए। सबसे कम किसका होना चाहिए? तो शेर का होना चाहिए। तो उसी तरीके से बच्चों सबसे जो चौड़ा लिया है, सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? तो पौधा होना चाहिए बच्चों, प्लांट होना चाहिए किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। मतलब अभी हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में। ये क्या है? तो इनफैक्ट याद रखिएगा बच्चों, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, वन पारिस्थितिक तंत्र हम लोग उसको बोलते हैं। तो अब ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हम लोग देखेंगे पौधा, तो सबसे ज्यादा बच्चों क्या होगा? तो इसमें आप लोग लिखेंगे प्लांट, सबसे ज्यादा प्लांट। उससे कम क्या होगा? तो हिरन होगा। उससे कम क्या होगा? तो शेर होगा। ठीक है, पॉपुलेशन। अब मैं यहां से एक चीज थोड़ा सा मैं प्रूफ करके बता दूं आप लोगों को कि मान लीजिए किसी भी फॉरेस्ट में जो इकोसिस्टम चल रहा है, अगर अचानक से शेर की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग खुद रियलाइज करो ना क्या होगा। मान लो बच्चों, सपोज करो कि यहां पे हम लोग बात करेंगे कि 500 प्लांट है, पौधा है, ठीक है, और 20 बच्चों हिरन की संख्या है और 5 मान लो बच्चों शेर की संख्या है, ठीक है, मान लो सपोज करो। अब यह जो इकोसिस्टम है, जो संख्या है, पॉपुलेशन है, ये आराम से 1 साल तक इतना पौधा है कि हिरन आराम से पौधा को खाकर जिंदा है, उतना शेर जो है हिरन को खाकर जिंदा है, ठीक है, अपना उसका इकोसिस्टम चल रहा है। लेकिन अचानक से 5 की जगह मान लीजिए 15 अगर शेर हो जाए तो क्या होगा? तो जाहिर से हिरन की संख्या उतना ही अगर है, तो अगर शेर की संख्या बढ़ेगा तो हिरन तुरंत खा पी के चट कर जाएगा। तो हिरन अगर खत्म हो जाएगा तुरंत, तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट शेर तो पौधा को खाएगा नहीं। तो क्या होगा? ऐसे कंडीशंस में इसका पॉपुलेशन साइज बढ़ जाएगा, पौधों की संख्या बढ़ जाएगी, पौधे का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पौधों को खाने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों, तो अगर ये खत्म, तो जाहिर सी बात है बच्चों, अगर हिरन खत्म हो जाएगा तो आने वाले समय में लीजिए शेर भी खत्म का जिंदा रहेगा, या तो माइग्रेट करेगा, वहां से दूसरी जगह चला जाएगा वो, अरे तो भूखे मर जाएगा वो। तो
तो इतना बात याद रखना बच्चों, किसी भी इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, फूड चेन के अंदर, आहार श्रृंखला में अगर कोई भी ट्रॉपिक लेवल का पॉपुलेशन स्टेबल होना चाहिए। अगर कम और ज्यादा अगर हुआ तो समझिए कि वो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। एक और चीज मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, चलिए। एक तो ये आप लोग हिरन इसके बारे में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में समझ गए। एक और आइए, चलिए आप लोग ले लीजिए ग्रास वाला। सबसे पहले ग्रास को कौन खाएगा? तो टिड्डा खाएगा। चलिए ग्रास हॉपर हो गया। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? तो फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। स्नेक को कौन खाएगा? तो ईगल खाएगा। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो पोषी स्तर, अगर ट्रॉपिक लेवल के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा इसका ट्रॉपिक लेवल हम लोग कैसे बनाएंगे? तो बहुत आसानी से बना सकते हैं आप लोग। एक तो ये हो गया प्रोड्यूसर सबसे बड़ा, उससे छोटा हो गया, उससे छोटा हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए तो 1 2 3 4 5 पोषी स्तर है, 5 ट्रॉपिक लेवल है बच्चों। किसमें? ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर। ये कौन सा इकोसिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? तो याद रखिएगा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। चलिए, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका होना चाहिए? ग्रास का। उससे कम पॉपुलेशन ग्रास हॉपर का, उससे कम फ्रॉग होना चाहिए, उससे कम स्नेक होना चाहिए, सबसे कम बच्चों ईगल होना चाहिए। अब इसमें एक काम कीजिए, सोचो, इमेजिन करो मैं क्या कर रहा हूं कि एक इकोसिस्टम को मैं क्या करता हूं कि फ्रॉग को मैं हटा देता हूं इस इकोसिस्टम से, कंप्लीट हटा देते हैं। कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा आया कि सारे फ्रॉग मर गए, क्या होगा पता है? आने वाले समय में पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा इकोसिस्टम बच्चों खत्म हो जाएगा। कैसे? तो अगर फ्रॉग खत्म हो जाएगा तो अब बताइए कि ये स्नेक क्या खाएगा? स्नेक तो जाहिर बात खाए बिना मर जाएगा। स्नेक जब मर जाएगा तो ईगल क्या खाएगा? और क्या बच्चों होगा? तो फ्रॉग के नीचे जो ग्रास हॉपर है बच्चों, ग्रास हॉपर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, इसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। अच्छा, इसकी जब जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर ग्रास खत्म हो जाएगा, जल्दी से खा के चट कर जाएगा सब टोटल। तो समझ गए ना? आप किसी को हटा के देखो ना, तुम ग्रास हॉपर की हटा के देखो ना, क्या होगा? ग्रास हॉपर को हटाओगे तो जाहिर सी बात है अगर ग्रास हॉपर को आप लोग हटाएंगे तो देखेंगे हाँ सर कि ग्रास हॉपर हटेगा तो ग्रास की संख्या बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रास को तो डायरेक्ट फ्रॉग खाएगा नहीं, तो ग्रास की संख्या बढ़ जाएगा। तो इसके बाद ग्रास हॉपर नहीं तो फ्रॉग नहीं, क्योंकि फ्रॉग क्या खाएगा? अब फ्रॉग नहीं तो स्नेक नहीं, स्नेक नहीं तो ईगल नहीं। क्या समझे? किसी भी आहार श्रृंखला में, किसी भी फूड चेन में जिस अलग अलग जो ट्रॉपिक लेवल है, उस ट्रॉपिक लेवल में जो इन्वॉल्व जो प्रजातियां हैं, जो स्पेसीज है, अगर उसको कम पॉपुलेशन में कम या ज्यादा करेंगे तो पूरे इकोसिस्टम पे उसका असर दिखेगा, उसका असर पड़ेगा। ठीक है, ये बातें हो गई। चलिए अब हम लोग बात करें बस 2 से 3 मिनट का और एक और टॉपिक समझिए। ये जो पिरामिड्स बनता है ना बच्चों, याद रखिएगा एनर्जी का जो ट्रांसफरिंग होता है, ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, बस इन शॉर्ट समझ लीजिए हर टॉपिक लेवल में मैं बता रहा था थोड़ा देर पहले 10% ऊर्जा का ट्रांसफरिंग बच्चों होता है। लिंडमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था ये स्टडी करके, रिसर्च करके। तो अगर मान लीजिए ग्रास जो है, ग्रास बच्चों इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अगर 1 लाख जूल कितना एनर्जी, कितना ऊर्जा बना रहा है? अगर 1 लाख जूल अगर ऊर्जा बना रहा है तो इसका 10% बच्चों ट्रांसफर होगा, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 जूल किसमें जाएगा? ग्रास हॉपर में जाएगा। इसका बच्चों 10% मतलब 1000 जूल किसमें जाएगा? तो उसके ऊपर फ्रॉग में जाएगा। उसके ऊपर स्नेक में कितना जाएगा? तो 100 जाएगा जूल। इसके बाद सबसे कम बच्चों 10, तो देखो तो सब में 10% घटते हुए जा रहा है। तो 10% एनर्जी का ट्रांसफरिंग होता है बच्चों, 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। ऊर्जा का स्थानांतरण प्रत्येक पोषी स्तर में बच्चों होता है, प्रत्येक पोषी स्तर में होता है। बुझला लोगन? समझ में आयल कुछ कि ना इस समझ में तो बोलिए लोगन, और अच्छा तरीके से समझा देम, भोजपुरी में भी समझा देम, ऐसा बात नहीं के भोजपुरी बहुत अच्छा पढ़ावे नहीं हम।
तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। कमेंट कीजिएगा आप लोग कौन सा भाषा आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ना है कि हिंदी में पढ़ना है कि भोजपुरी में पढ़ना है, ठीक है। मल्टी लैंग्वेज में पढ़ाने की एबिलिटी है, पढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहा बच्चों यही सब, फूड चेन रहा, फूड वेब रहा, ट्रॉपिक लेवल रहा। इसके बाद जो पिरामिड्स बना हुआ आप लोग देख लिए किस तरीके से, दो पिरामिड्स ऑफ नंबर के अकॉर्डिंग और पिरामिड ऑफ एनर्जी। कैसे सबसे ज्यादा ऊर्जा नीचे रहता है, उससे कम ऊपर, उससे कम ऊपर, उससे कम ऊपर। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें किसी भी ट्रॉपिक लेवल में, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बच्चों प्रोड्यूसर्स का होगा, उसका प्राइमरी कंज्यूमर्स का होगा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्शियरी टॉप कंज्यूमर्स का, सबसे कम जो होगा वो याद रखना, सबसे कम पॉपुलेशन टॉप कंज्यूमर्स का होता है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्रोड्यूसर्स का होता है। सिंपल। सबसे ज्यादा ऊर्जा बच्चों नीचे वाला बनाता है, सबसे कम ऊर्जा बच्चों लास्ट वाला में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बच्चों, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे बायो मैग्निफिकेशंस के बारे में, जिसको हम लोग जय आवर्धन के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसके अंदर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन माइक्रोबियल एक्टिविटीज की वजह से सर गल जाता है बच्चों, उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, निम्नकरणीय। और निम्नकरणीय जो माइक्रोब्स के, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो बच्चों डिकम्पोज नहीं हो, जो नहीं सरे गले, उसको बोलेंगे। फिर हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे, कचरे का प्रवर्धन, जो आप लोगों ने सुना होगा ट्रिपल आर, बड़ा ही फेमस है बच्चों, 3R, RRR, मतलब उसको रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ठीक है। रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ये तीनों के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। और सबसे लास्ट में बच्चों ये जो टॉपिक होगा वह होगा ओजोन डिप्लेशंस के बारे में, जो ओजोन का जो लेयर होता है बच्चों, कौन सा, क्यों अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से उसमें होल हो जाता है, छिद्र हो जाता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर जो आता है हम लोग आंख में पड़ता है तो रेटिनल कैंसर हो जाता है, स्किन पर पड़ेगा तो स्किन कैंसर हो जाएगा। आखिर क्या है उस रेडिएशंस में, सूरज की रोशनी में किस तरीके से बच्चों फिल्टर करता है, O3 का लेयर कैसे बनता है, और O3 में डिप्लेशंस होल कैसे होता है, O3 थिनिंग, O3 पतला कैसे होता है, ओजोन का लेयर पतला कैसे होता है, और अगर पतला हो गया या ओजोन लेयर अगर हट गया पूरा, चारों पूरा खत्म हो गया ओजोन लेयर, तो दुनिया कितना दिन में खत्म हो जाएगा, कितना मिनट में, कितना सेकंड, मैं वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एंजॉय किए होंगे, समझ में आप लोगों को आया होगा। आप लोग कमेंट करें कि और क्या क्या चीज की जरूरत है आप लोगों को, और बेहतर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आई होप बस 1 से 1 to 2 डेज ओनली आप लोग वेट करें। इसके बाद आप लोगों का क्रैश कोर्स मॉडल, आप लोगों का जो मॉडल जो निकला हुआ है बिहार बोर्ड जो निकाला है, उसका भी सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।